मंगलवार को मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी। विजयवर्गीय ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार के साथ हुए एमओयू के तहत आने वाले समय में दोनों राज्यों के बीच सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए साझा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के सभी ज्योतिर्लिंग को जोड़ने के लिए सर्किट बनाया जाएगा। वीर पुरुषों के इतिहास को सहेजने डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। दोनों प्रदेश के महापुरुषों पर आधारित नृत्य नाटिका और फिल्म निर्माण होगा। मध्य प्रदेश की तरह महाराष्ट्र सरकार भी माता अहिल्या की जन्मस्थली पुणे के समीप स्थित गांव में कैबिनेट बैठक करेगी। बेंगलुरु में 14 और इंदौर में 16 मई को निवेश संवर्धन और औद्योगिक विस्तार के लिए आयोजन, 20 मई को इंदौर में मंत्री परिषद की अगली बैठक होगी। कैबिनेट मंत्री कैलाश बोले कि छत्तीसगढ़ से आने वाले जंगली हाथियों के प्रबंधन को लेकर फैसला हुआ। 47 करोड़ रुपए होंगे खर्च होंगे, साथ ही रेस्क्यू टीम, प्रशिक्षण और अन्य व्यवस्थाएं जुटाएंगे। उन्होंने बताया कि 5 मई तक प्रदेश के 3,475 उपार्जन केंद्रों पर 9 लाख किसानों से गेहूं खरीदा गया। कुल 77.74 लाख मैट्रिक टन गेहूं का उपार्जन, 74.42 लाख मैट्रिक टन का भंडारण किया जा चुका है। किसानों को 18,471 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है और शेष 400 करोड़ रुपए का भुगतान शीघ्र किया जाएगा। आज कैबिनेट में डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट संपन्न हुई, उसमें सबसे पहले देश के सम्मान के लिए 140 करोड़ लोगों के सम्मान के लिए जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री के मार्गदर्शन में देश की सेनाओं ने सिंदूर अभियान के माध्यम से पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों को तहस नहस किया है, उसके लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और देश की तीनों सेनाओं का अभिनंदन किया है। और कल प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन के बाद एक बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि यह स्थगित है। अगर पाकिस्तान फिर से हरकत करेगा तो हमारी सेना तैयार है, और इसलिए सभी ने माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन किया है। प्रदेश में गेहूं उपार्जन का काम 5 मई को सभी 3,475 केंद्रों पर समाप्त हो गया है और लगभग इस अवधि में 9 लाख किसानों ने फसल विक्रय का कुल पंजीकरण करने के बाद 77.74 लाख मैट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया। इसका भंडारण हो चुका है और बाकी भी जहां जहां निर्देश दिए गए, कहीं बाहर गेहूं हो तो उसका भंडारण करके वर्षा से कैसे हम गेहूं को बचा सके, इसकी चिंता करें। इस पूरे उपार्जन के अंदर जो राशि खर्च हुई है वो 18,842 करोड़ का भुगतान किया गया है। बचा हुआ कुल 18 करोड़ का भुगतान है, वो भी हम जल्दी कर देंगे। अभी आपको मालूम ही होगा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी आए थे और मुख्यमंत्री जी ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना का तो उद्घाटन किया ही, पर दोनों प्रदेशों की सांस्कृतिक विरासत को, जो प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि विकास के साथ विरासत को भी हमें संभालना है, तो दोनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के जो ज्योतिर्लिंग है, महेश्वर, ओंकारेश्वर, गणेश्वर, भीमा शंकर, इन सब का एक सर्किट बनाए हम, और वह एक धार्मिक सर्किट जो कि इन सभी ज्योतिर्लिंगों पर लोग एक साथ जा सकें, इस प्रकार की योजना बनाने का निर्णय लिया है। साथ ही महाराष्ट्र में के साथ रोजगार, व्यापार, सांस्कृतिक संबंध और ऐतिहासिक दस्तावेज को एकत्रित करना,
महाराष्ट्र में भी कृष्ण पात्र, मध्य प्रदेश में हम लोग भगवान कृष्ण ने जहाँ जहाँ अपनी लीला की है उस सभी स्थानों को हम डेवलप कर रहे हैं। ऐसे महाराष्ट्र में भी वे सब स्थान जहाँ पर कि भगवान कृष्ण ने अपनी लीला के माध्यम से उस समय में असुरों के खिलाफ एक अच्छी अपनी संघर्ष की प्रवृत्ति समाज के अंदर जागृत की थी, उन सब स्थानों को एक बार फिर से महाराष्ट्र भी डेवलप करेगा। जैसे भगवान दत्तात्रेय, नाथ परंपरा, भ्रतहरि, उनका संबंध मालवा निमाड़ से भी है, ऐसे नाथ परंपरा का महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनसे बड़ा संबंध रहा है। तो इन सब को डेवलप करना, लोक माता अहिल्याबाई का जन्म महाराष्ट्र का ही है, उनके स्थान को भी डेवलप करना। और मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि जिस प्रकार हमने इंदौर में मां साहब के 300 वर्ष पूरे होने पर कैबिनेट करने का निर्णय लिया है, उसी प्रकार महाराष्ट्र की सरकार भी पुणे के पास मां अहिल्याबाई का जन्म स्थान है, वहां कैबिनेट करेगी। तो एक अच्छा मां अहिल्या के प्रति ट्रिब्यूट है महाराष्ट्र सरकार का भी। साथ ही आपको स्मरण होगा कि देवी अहिल्या माता ने उस समय रोजगार की चिंता की थी। उस समय महेश्वर की साड़ी, बुनकर, हस्तकरघा, इसको प्रमोशन किया था। तो हमारी सरकार और महाराष्ट्र की सरकार भी इस दिशा में जहां आवश्यकता होगी तो संयुक्त रूप से भी काम करेगी। ऐसे ही महाराष्ट्र के जो वीर हैं, बाजीराव पेशवा, होलकर शिंदे, ये सब इनका हमारा और इनका काफी संबंध रहा है। तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, अप्पाजी भोसले, ये सब महान लोगों के ऐतिहासिक दस्तावेज को हम संकलन करेंगे और उसको डिजिटाइजेशन करेंगे। मोडी लिपि, जो करीब करीब आजकल लोग पढ़ने वाले बहुत, इंदौर में तो मेरा ख्याल है 2-4 ही बचे हैं मोडी लिपि को पढ़ने वाले और समझने वाले। इसकी लिपि को सुरक्षित करना और इसके भी विद्यार्थी तैयार करना, इस दिशा में भी हम काम करेंगे। माता अहिल्या देवी के पूरे जीवन पर सांस्कृतिक, धार्मिक, प्रशासनिक जो योगदान है उनका, उसके ऊपर नृत्य नाटिका, फिल्म, लाइट एंड साउंड प्रोजेक्शन, मैपिंग इत्यादि का काम महाराष्ट्र सरकार भी करेगी और हम भी करेंगे। सोलह मई को इंदौर में रीजनल ग्रोथ कॉन्क्लेव तथा मैनमेड टेक्निकल टेक्सटाइल एक्सपो का आयोजन है। आप सभी जानते हैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर कैसे हम रोजगार के नए अवसर सृजन कर सकें, इस दिशा में सरकार पहले दिन से ही कार्यरत है। मैं उसको दोहराऊंगा नहीं कि मध्य प्रदेश में जितने भी इन्वेस्टर मीट हुई है, GIS हुई है, उसके बाद से भी लगातार यह काम चालू है। अभी उसके बाद भोपाल की GIS के बाद इंदौर में भी IT कॉन्क्लेव हुई थी और उसमें भी निवेश करने के लिए हमने लोगों को प्रोत्साहित किया है। अब 16 मई को इंदौर में एक रीजनल ग्रोथ कॉन्क्लेव मैरियट होटल में होगी, जिसमें मैनमेड टेक्सटाइल के क्षेत्र में काम करने वाले, क्योंकि टेक्सटाइल एक ऐसा क्षेत्र है जहां रोजगार की सर्वाधिक संभावना रहती है और वो भी ऐसे लोगों को रोजगार मिलता है जो अशिक्षित हैं, 12th पास हैं, 10th पास हैं। उनको थोड़ा सा उनका स्किल डेवलपमेंट करके इस क्षेत्र में रोजगार के बहुत अवसर मिलते हैं। इसका नाम क्या, रीजनल? जी, इसका नाम क्या, रीजनल ग्रोथ कॉन्क्लेव? ओके। 14 मई को बेंगलोर में एक रोड शो है, वहीं पर भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड परियोजना, ये भारत सरकार का एक
संस्थान है, इसको भूमि आवंटन का भी काम किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से यह भारत अर्थमोर्स लगभग 1800 करोड़ का निवेश करेगा। यहाँ यह स्थान होगा इसका गोहरगंज रायसेन VEML द्वारा। यह हाई स्पीड रेल के मेट्रो ट्रेन के कोचेस बनेंगे और ये मुझे याद आ रहा है, ये काफ़ी दिनों से पेंडिंग था। अभी इसको जमीन आवंटन भी हो चुकी है और इन लोगों ने भी सारी, क्योंकि भारत सरकार का प्रोजेक्ट है ये, तो ये जल्दी ही प्रारंभ होकर वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार देने का काम करेगा। बीस मई को इंदौर में, जैसे मैंने कहा कि हम लोग कैबिनेट की मीटिंग कर रहे हैं राजवाड़े पर, क्योंकि एक ऐतिहासिक स्थल है मध्य प्रदेश का मालवा का राजवाड़ा। वहाँ पर हम विजन 2047 इसके ऊपर भी मंत्रिमंडल के सामने इसका प्रस्तुतिकरण होगा और लगभग ये 3-4 घंटे का प्रस्तुतिकरण है, जिसमें माननीय मंत्रीगण अपनी सलाह देंगे। तो ये 20 तारीख को इंदौर में संपन्न होने वाला है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में मध्य प्रदेश का बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है। 4 से 15 मई खेलो इंडिया गेम्स, जिसमें मध्य प्रदेश ने 9 स्वर्ण और 5 रजत पदक, 10 कांस्य पदक जीतकर देश में 6ठा स्थान प्राप्त किया है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 10 वर्षों में खेलों के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने काफ़ी प्रगति की। बड़ी मुश्किल से पहले हमारा 20वां 25वां स्थान रहता था। अब हमारे यहाँ के प्रदेश के खिलाड़ियों को हमने जब इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, खेल विभाग ने बजट बढ़ाया, उसके बाद से खिलाड़ियों के खेलने के स्तर में भी बहुत परिवर्तन आया है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि इस बार 9 स्वर्ण पदक, 5 रजत और 10 कांस्य पदक जीतकर मध्य प्रदेश 6वें स्थान पर पहुंच गया है। आप सभी जानते हैं कि जो छत्तीसगढ़ हाथियों के कारण वहाँ के किसान बहुत परेशान हैं, पर एक कॉरिडोर है जिसमें हमारे भी 2-3 जिलों में हाथी आ जाते हैं। हमने उन हाथियों से किसानों की और वहाँ के जनजीवन को बचाने के लिए एक 47 करोड़ की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की है, जिससे कि जंगली हाथियों की सुरक्षा भी हो, जंगली हाथियों के कंट्रोल के लिए वहाँ पर किस प्रकार उन गांवों को प्रशिक्षित करें। जैसे कि हाथी घुस जाए तो फिर उनको फटाके फोड़कर उनका मार्ग परिवर्तित करना, ये सब प्रशिक्षण देना, ये सब काम भी होगा इसमें। हमारा EI सर्विलेंस भी वहाँ पर होगा। हाथी जब आएंगे तो हम पहले से हमें पता लग जाए, उसका एक कंट्रोल रूम होगा जिसमें कि हम उनको रेस्क्यू करके, जैसे हमें जानकारी मिलेगी हम उनको रेस्क्यू करके और एक यथास्थान जंगल में वापस पहुंचा सकें। आप सभी जानते हैं कि जब हाथी बड़ा उग्र हो जाता है तो मानव जाति के लिए बहुत खतरा हो जाता है। तो उग्र भी नहीं हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ के ग्रामीणों को प्रशिक्षण देना कि जानवर को उत्तेजित नहीं करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नहीं तो जब गांव में घुसता है तो अज्ञानतावश वो उत्तेजित कर देते हैं और उत्तेजित जानवर फिर बहुत नुकसान पहुंचा देता है। और इसलिए उस वहाँ के लोगों को प्रशिक्षण करना और वहाँ पर एक रैपिड एक्शन टीम तैयार करना, जहाँ जहाँ स्थान है उन सब स्थानों पर निगरानी रखना, उनकी ट्रैकिंग करना, पेट्रोलिंग, ये सब व्यवस्था की जाएगी। और इसमें लगभग 47 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान है।
देखिए, मुझे लगता है कि गेहूं खरीदी से किसान काफ़ी संतुष्ट है इस बार। उसका कारण है कि बाजार रेट में और हम जो खरीद रहे हैं उस रेट में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अब गेहूं का रेट बढ़ गया है बल्कि बाजार में, इसलिए किसानों को बहुत ज़्यादा सरकार को बेचने में रुचि अब कम रह गई है। इसलिए मेरी जानकारी के अनुसार मेरे क्षेत्र के अंदर जहाँ जहाँ का प्रभारी हूँ वहाँ तो कोई शिकायत नहीं है। पर अगर ऐसी कोई शिकायत होगी तो हम उसके ऊपर भले विचार करेंगे, पर हमारे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं है।